गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लिक्विड सॉल्यूशन का। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, ये जो लेक्चर तुम देख रहे हो ये बंसल क्लासेस ओडिशा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसे हमने लिक्विड सॉल्यूशन में ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिया है। पिछले लेक्चर में मैंने पेपर प्रेशर के बारे में बताया था और बताया भी था, ध्यान देना, पेपर प्रेशर तभी डिफाइन होगा जब लिक्विड और वेपर क्या होगा, ध्यान देना, इक्विलिब्रियम में होगा। तो वेपर प्रेशर में किसी को डाउट नहीं है। वेपर प्रेशर में जो मैंने पिछले क्लास में जो समझाया था सभी को समझ में आ गया है। आज हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में ध्यान देना, पहला नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर मैंने बताया भी था तुम्हें कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। क्योंकि ध्यान देना, मैंने पिछले क्लास में H2 लिक्विड था उसको किसमें कन्वर्ट किया था, H2 वेपर में कन्वर्ट किया था। तो हम लोगों ने लिखा था Kp क्या होगा, Kp और कुछ नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होगा। वही हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अगर मुझे वेपर प्रेशर में चेंज करना है तो हर हाल में मुझे क्या करना पड़ेगा, Kp में चेंज करना पड़ेगा। और मैंने बताया था Kp को चेंज करने का, ध्यान देना, वरदान मतलब बेसिकली ब्रह्मा जी ने किसको दिया हुआ, केवल टेम्परेचर को दिया हुआ। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ही हमारा क्या होगा, केपी में चेंज होगा। और केपी चेंज होगा तभी क्या होगा, वेपर प्रेशर में चेंज होगा। तो वहां से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। या तुम खुद फील कर सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। और लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। तो बेसिकली अभी उसकी बात नहीं करते, हम लोग किसकी बात करते हैं, फर्स्ट नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड में मैंने बताया था, नॉर्मली इवापोरेशन याद करो, इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन की बात किया था। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जितना ही ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है उनके वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, एक वाटर लिया और एक C2H5 हुआ है। ध्यान देना, वाटर भी एक वोलाटाइल कंपाउंड है, C2H5 भी क्या है, एक वोलाटाइल कंपाउंड है। आगे मैं आज ही एक्सप्लेन करूंगा वोलाटाइल कंपाउंड्स, वोलाटाइल सब्सटेंस किसको बोलते हैं, या नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस किसको बोलते हैं। तो वाटर है, तो वाटर में क्या होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल में, दो वाटर नहीं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल में H2 और H2 के बीच में ध्यान देना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा। सेम उस तरीके से ध्यान देना, इथेनॉल और इथेनॉल के साथ क्या होगा, कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा। जब थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का यूज करेंगे, वाटर और वाटर के बीच में हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इथेनॉल इथेनॉल के बीच में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पे, जब वाटर को ड्रा करता है तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तीसरा लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और ये लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। नॉर्मली वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान देना, क्या कर सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि इथेनॉल की बात करोगे तो O है, HC2H5 है। ध्यान देना, H तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। पर जो इथेनॉल वाला पार्ट है C2H5, गलत बात, ध्यान देना, OH नहीं होगा, ध्यान देना C2H5 होगा, C2H5 होगा। C2H5 ध्यान देना, वो हमारा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। मतलब यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा इथेनॉल से है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट ऑफ वाटर डिफाइन होगा, और यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, पी नॉट ऑफ, ध्यान देना, क्या होगा, इथानॉल डिफाइन होगा। और वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ध्यान देना, इथेनॉल का क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब पी नॉट ऑफ सी टू क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा। मैं नीचे ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन, ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और ध्यान देना पी नॉट लिखा हुआ है, क्योंकि ध्यान देना मैंने कुछ मिक्स नहीं किया, मिक्स नहीं किया तो क्या प्योर, और ये कहाँ डिफाइन किया गया, स्टैंडर्ड स्टेट पर डिफाइन किया गया। तो मैंने पिछले क्लास में ध्यान देना वेपर प्रेशर बता दिया था, अगर कोई एक ही कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या डिफाइन होगा, उसका ध्यान देना पी ए नहीं होगा, ध्यान देना क्या होगा, पी नॉट ए होगा। तो समझ में आ रहा है। वाटर इथेनॉल की बात करेंगे तो इथेनॉल में हमारा अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और नॉट बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पी नॉट C2H5 वो बोल रहे हैं, मतलब क्या, ये बता रहा है वेपर प्रेशर ड्यू टू ओनली इथेनॉल,
P0H2O क्या बता रहे थे ना, वेपर प्रेशर ड्यू टू ओनली H2O, या तुम बोल सकते हो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इथेनॉल के इसमें क्या बोल सकते हो, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। तो नेचर में समझ में आ रहा है, नेचर में सिंपल सा है, अट्रैक्शन फोर्स जितना ही ज्यादा होगा वेपर प्रेशर क्या होगा उतना ही कम होगा। तो ये सभी को समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, मैंने एक और एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में मैंने एक जगह इथेनॉल ले लिया है, एक जगह ग्लाइकोल ले लिया और एक जगह क्या लिखा है, ग्लिसरॉल लिया है। ध्यान देना, फिर से बोलूंगा, तीनों के तीनों क्या है, मेरे लिए वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं। आगे मैं बताऊंगा कौन से नहीं है कौन से हैं। ये क्या वोलेटाइल कंपाउंड है, मतलब सिंपली ध्यान रखना, लिक्विड हमेशा क्या होगा, वोलेटाइल। गैस तो वोलेटाइल रह, गैस वोलेटाइल हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऑलरेडी गैस में है तो वोलेटाइल उसके लिए डिफाइन होगा ही नहीं। सॉलिड जो है और लिक्विड है उसको डिफाइन कर सकते हो। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो इथेनॉल की बात कर लो, ग्लाइकोल की बात कर लो या ग्लिसरॉल की बात करो, तीनों क्या है, लिक्विड ही है। अब बात करते हैं C2H5OH में। OH बॉन्ड कितना है, एक है। यहाँ पे OH बॉन्ड कितना है, दो है। और यहाँ पे OH बॉन्ड कितना है, तीन। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइड यहाँ पे कितना है, एक है, बाकी सबको छोड़ दिया जाए। यहाँ पे दो है और यहाँ पे क्या, तीन है। मतलब इसमें स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, और इसमें क्या होगा, और कम होगा। मतलब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, एक का। तो वही लिखा हुआ P0 इज ग्रेटर देन P0 B इज ग्रेटर देन P0 C। उसका रीजन ध्यान, इथेनॉल में एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइट है, इसमें दो है और इसमें तीन है। तो समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा उतना ही कम होगा। ये समझ में आ रहा है। इसको ध्यान देना, अगर एक लाइव एग्जांपल बताऊं कि मान लो तुम्हारे पास एग्जांपल यहाँ से आ जाता है, मान लो हमारे पास क्या है, एक में ध्यान देना क्या है, एक में मैंने क्या डाल दिया, वाटर है। दूसरा ध्यान देना, अभी गर्मी का टाइम है तो हम लोग क्या रख लेते हैं, गर्मी का टाइम है तो हम लोग इसको रसना बना लेते हैं, रसना है। और तीसरा मेरे पास ध्यान देना क्या है, हनी है। तीसरा क्या है, ध्यान देना, हनी है। तो हम तुमसे पूछो कि इनका वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताओ, तो वाटर है, रसना है और हनी है। वाटर में केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रसना में ध्यान देना वाटर का तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, ये रसना में और कुछ डाल दिया, वाटर के साथ और कुछ डाला हुआ है। मतलब वहां पे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब सबसे ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रेंथ किस में है, हनी में है। फिर थोड़ा सा कम रसना में है, फिर सबसे कम किस में है, वाटर में है। मतलब P0 की बात करोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ रसना। वेपर प्रेशर ऑफ रसना ग्रेटर देन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ हनी। तो समझ में आ रहा है, अगर मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा वेपर प्रेशर क्या होगा उतना ही कम होगा। वाटर, रसना और हनी। हनी कैसा होता है, देखना सेमी सेमी लिक्विड होता है, वो सॉलिड की तरह होता, थोड़ा सा सॉलिड की तरह होता है। सेमी लिक्विड होगा मतलब उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। रसना भी ध्यान देना थोड़ा सा तो मतलब विस्कस होता है वाटर के रेस्पॉन्डिंग। और विस्कोसिटी तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था, अट्रैक्शन फोर्स जितना ही ज्यादा होता है विस्कोसिटी भी क्या होता है उतना ही ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है कि फोर्स हनी में सबसे ज्यादा है, फिर रसना में, फिर वाटर है। इसलिए ध्यान देना, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा, फिर रसना का ज्यादा होगा, फिर हनी का होगा। ये समझ में आ रहा है। ये इसको तुम एक तरह से और तरह से देख सकते हो कि वेपर प्रेशर अगर बहुत लाइव देखना चाहते हो तो वेपर प्रेशर ऐसे भी सोच सकते हो कि किसका ज्यादा होगा। तो अगर मान लो तुम ही हो, तुम पे मैंने, एक तरफ ध्यान देना, तुम पे मैंने क्या किया, वाटर गिरा दिया, वाटर थोड़ा सा डाल दिया, गर्मी का टाइम है, वाटर थोड़ा सा डाल दिया साइड पे, तो तुम कहोगे चलो चलता है। मतलब चलता क्यों, चलता है मतलब क्योंकि ध्यान ध्यान ना, तुरंत क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो जाएगा मतलब सूख जाएगा। अगर वही मैंने रसना डाल दिया, रसना डाल दिया तो ध्यान देना क्या होगा, वो वेपराइज नहीं होगा, क्योंकि ध्यान देना उसका, ध्यान देना वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा, चिपचिपा लगना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि हनी अगर डाल दिया तो ध्यान देना पूरा का पूरा चिपचिपा हो जाएगा। मतलब तुम ध्यान देना दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, हनी जो तुमने डाला है ऑब्वियस सी बात है इसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी कम है, इसीलिए ध्यान रखो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा और चिपचिपा करता रह जाएगा। जबकि रसना की थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब वेपर वेपर में कन्वर्ट होने के ज्यादा है। मतलब क्या होगा, ध्यान देना, रसना में जो वाटर होगा वो तो वेपराइज कर जाएगा, पर रसना वेपराइज नहीं हो जाए, नहीं होगा। रसना वेपराइज नहीं होगा मतलब वहां पे कुछ ना कुछ दाग रह जाएगा। जबकि वाटर का क्या है, वाटर तो सिंपल है, ध्यान देना थोड़ा सा, हम लोग सिंपल पंखा थोड़ा चलाएंगे, आधे घंटा बैठेंगे, फिर क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि मेरा स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स जितना ही ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा। मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होने के लिए मॉलिक्यूल स्ट्रेंथ बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये सभी को समझ में आ रहा है।
और ध्यान देना जो मैंने एग्जाम्पल बताया है उसमें गुस्सा मत होना, मैं किसी पे डालने वाला नहीं हूँ, ध्यान देना, बस ऐसे ही मजाक किया। पर तुम समझ सकते हो लाइव एग्जाम्पल से कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा और किसका वेपर प्रेशर कम है। सिंपल, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग यहाँ से ये लाइन लिख भी सकते हैं, वेपर प्रेशर इज क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये समझ में आ रहा है नेचर ऑफ लिक्विड। अब जैसे ध्यान देना वेपर प्रेशर डिफाइन कर दिया। अब मैंने बताया था कि मैं दो टर्म डिफाइन करूंगा, एक वोलेटाइल कंपाउंड, एक नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। तो वही लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। अब ध्यान देना वोलेटाइल सब्सटेंस सिंपल है, जिसका पी नॉट नॉट जिसका पी नॉट जीरो है वो नॉन वोलेटाइल है, जिसका नॉन जीरो है वो क्या होगा, वोलेटाइल। नॉन जीरो मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, पॉजिटिव ही होगा। तो फर्स्ट बात करते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर की वैल्यू हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस। अभी तक ध्यान देना मैंने जितने एग्जांपल दे रहे सभी वोलेटाइल बोल रहा था। जैसे वाटर है वोलेटाइल है, CH3O है, मिथनॉल है वोलेटाइल है, इथेनॉल है वोलेटाइल है, बेंजीन वोलेटाइल होता है, टॉलिन भी क्या होता है, वोलेटाइल होता है। ये ध्यान देना जो एग्जांपल दे लिख रहा हूँ ये कॉमन एग्जांपल है जो तुम्हारे क्वेश्चन में बार बार आएंगे। तो ध्यान रखना, वाटर कहीं भी आएगा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, मिथनॉल कहीं भी आएगा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, इथेनॉल कहीं भी आएगा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, बेंजीन और टॉलिन हो सब के सब वोलेटाइल सब्सटेंस है। वोलेटाइल सब्सटेंस है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, होगी होगी। नेक्स्ट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, जीरो। लिखा सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन, ध्यान देना जेड नहीं होता है, एस होगा, तुम उसको सही कर लेना, दैट इज पी नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ध्यान देना नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस समझ में आ रहा है, ऐसे सब्सटेंस जिनका पी नॉट की वैल्यू क्या हो, जीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। पर गड़बड़ से ध्यान देना ऐसा कोई सब्सटेंस है ही नहीं जो नॉन वोलेटाइल हो, जो नॉन वोलेटाइल हो। अब सॉलिड लिक्विड गैस है, नॉन वोलेटाइल होने के लिए ध्यान देना अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होना चाहिए। और तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि हाँ जो सॉलिड है जो जिसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उनके वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। मैं बोला कम होगी, जीरो नहीं होगी, कम होगा, पर ध्यान देना जीरो नहीं होगा। क्योंकि ध्यान देना लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है इनका वेपर प्रेशर ही डिफाइन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा ही होगा, जबकि गैस के लिए क्या होता है, ध्यान देना पार्शियल प्रेशर डिफाइन होता है। तो हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं सॉलिड्स आर एज्यूम टू बी नॉन वोलेटाइल। ध्यान देना वेपर प्रेशर इतना कम होता है कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि क्या होगा, ध्यान देना नॉन वोलेटाइल। जैसे हम लोग के लिए गैस पढ़ते हैं, तो गैस क्या होता है, हमेशा रियल गैस होता है। पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइडियल गैस पढ़ते हैं। मतलब हमने कुछ ना कुछ एज्यूम करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आइडियल गैस में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए ध्यान देना यहाँ पे वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता है, पर ध्यान देना सॉलिड्स जो मैक्सिमम सॉलिड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, जीरो एज्यूम करते हैं, और क्या एज्यूम करते हैं, एज ए नॉन वोलेटाइल। अब इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है उसको ध्यान रखना, ये तो बहुत ज्यादा है, जितने भी एग्जाम्पल डाल रहा हूँ ध्यान देना ये सब मैंने नॉर्मली 4-5 साल जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और जितने भी लिक्विड सॉल्यूशन में मुझे जो जो मिला हुआ है उसी से मैंने उठा के यहाँ पे कॉमन एग्जांपल में डाला हुआ है। तो ध्यान देना सॉलिड्स में सबसे पहले ध्यान देना जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आता है वो यूरिया होता है, जिसका फॉर्मूला NH2CONH2 और मोलर मास हो रटी लो 60, और रट भी चुके होगे तुम लोग। ग्लूकोज होता है C6H12O6 जिसका मोलर मास 180। सुक्रोज होता है जिसका मोलर मास क्या होता है 342। ये तीन नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स है जो तुम्हारे इस नॉर्मल इस चैप्टर में बार बार आएंगे। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड कोई ऐड करना होगा तो सभी के दिमाग में बस जितने भी क्वेश्चन सेट करते हैं उनके दिमाग में यही जाता है, या तो यूरिया डाल दो, नहीं तो ग्लूकोज डाल दो, नहीं तो सुक्रोज डाल दो। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस समझ में आ रहा। तो पहला हमारा नेचर समझ में आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा वेपर प्रेशर क्या होगा उतना ही कम होगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलरेडी देख रखा है, ध्यान देना केपी की वैल्यू, ऑब्वियस बात टेम्परेचर बढ़ाने पे केपी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम वैसे भी सोच सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं कि एक लिक्विड सॉल्यूशन है और उसका कुछ वेपर प्रेशर है। अगर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे जो सरफेस पे नहीं है उनके नीचे हैं बल्क मॉलिक्यूल होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सरफेस पे आ जाएंगे और इवेपोरेट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखा भी है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज ड्यू टू विच अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। समझ में आ रहा है।
नॉर्मली जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा ही होगा। इनफैक्ट जानना मैंने गैसियस स्टेट में तुम्हें बताया भी था, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ध्यान देना, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। मान लो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो है, पर काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि एक दूसरे को कम टाइम में, मतलब पता नहीं चलता कि कब क्रॉस करके, मतलब जब पता ही नहीं चल रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कैसे, समझ में आ रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कम होगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो हमें पता है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम बोल सकते हो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टेम्परेचर। जब भी वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, ध्यान देना, इंक्रीज करेगा। ये समझ में आ रहा है। अब बात करते, ध्यान देना, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। एक्चुअली ध्यान देना ये चीज है थर्मोडायनेमिक्स का जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में भी बताऊंगा। वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, जैसे एक इक्वेशन है क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन, जैसे क्या है ध्यान देना, डिफरेंशिएशन है डी ऑफ एल एन वी पी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर टी स्क्वायर। ध्यान देना इस इक्वेशन को हम लोगों ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, एक जगह केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज कराया था। एल एन के इक्विलिब्रियम 2 डिवाइड बाई क्या होगा, के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच बाई आर 1 बाई टी 1 माइनस क्या होता है 1 बाई टी 2। इनफैक्ट केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज किया था, पर ध्यान देना वहां पे मैंने अलग तरीके से बताया था कि कैसे आया था। तो ये समझ में रहा, डी एल एन वी पी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर टी स्क्वायर। वेपराइजेशन ध्यान देना यहाँ यूज करने क्योंकि ये हमारा क्या है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पर ध्यान देना किसी और चीज के लिए यूज करते हैं तो ध्यान देना हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा एच यूज करते हैं। तो अब तुम ग्राफ बनाना चाहते हो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो नॉर्मली केमिस्ट्री में ध्यान देना दो ही ग्राफ होता है, या तो कर्वेचर नेचर होगा, नहीं तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब एल एन वी पी ध्यान देना ये वाई होगा और टी मेरा क्या है, एक्स है। अब किसी एंगल से ध्यान देना, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है तो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम एक्स, या तुम ऐसे बोल सकते हो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, x। अब किसी एंगल से ध्यान देना, ये तो लग नहीं रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नेचर कैसा होगा, कर्वेचर नेचर, और कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो समझ में आ रहा है वेपर प्रेशर टेम्परेचर का कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, इस तरीके का होगा। तो समझ में आ रहा है कर्व कैसे आएगा, एग्जैक्ट ध्यान देना मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ तो वहाँ पे पहले हम लोग हमेशा बात किया हुआ है कि हम लोग वाई पुट करते हैं, एक्स पुट करते हैं। मैं एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करा रहा हूँ इसको, मैं बता रहा हूँ कि ध्यान देना वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता तब तो स्ट्रेट लाइन आता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, हमेशा कर्वेचर ही आने वाला है, और कर्वेचर बना दिया, ये हो गया। अब इसको ध्यान देना हम लोग सॉल्व भी कर सकते हो थोड़ा सा, डी एल एन बाई वी पी, डी टी को उधर लेके जाते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी एल एन वी पी डाल देते हैं, डेल्टा एच बाई, ध्यान देना डेल्टा एच बाई आर, वेपराइजेशन हटा रखा, वेपराइजेशन को मैंने हटा दिया। अब ध्यान, वेपराइजेशन तब यूज करेंगे जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं डिराइव करने जा रहा हूँ पूरे सभी के लिए, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो या गैस मोल्स में कोई गैस गैस में कन्वर्ट हो, सभी के लिए मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। तो ये डेल्टा एच ध्यान, लिक्विड के लिए भी है सॉलिड के लिए, तो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच बाई क्या होगा, आर डी टी बाई क्या होगा, टी स्क्वायर। डी एल एन वी पी का क्या होगा, एल एन वी पी, अब आर टी स्क्वायर 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t, तो डेल्टा एच बाई क्या होगा, आर टी। और जनरल डिफ्रेंसिएशन जो था इनडेफिनेट नहीं था, डेफिनेट था, तो नॉर्मली क्या है एक कांस्टेंट की है, ये तुम्हें सर अभी इंटीग्रेशन में बताएंगे। ये हो गया, तो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, एल एन वी पी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस के। अब इसका कर बनाना चाहिए, ध्यान देना कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एल एन वी पी वर्सेज 1/t, एल एन वी पी वर्सेज ध्यान देना 1/t की बात करते हैं, तो एल एन वी पी है, एल एन वी पी, थोड़ा सा इसको रुक जाओ गड़बड़ हो रहा, यहीं आ जाते हैं, कर्व की बात कर लेते हैं। ये ध्यान देना क्या है, एल एन वी पी है इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा एच बाई क्या होगा, आर टी प्लस क्या है, के है। मुझे कर्व किसके बीच में बना, एल एन वी पी वर्सेज 1/t का कर्व बनाना है। तो ये समझ में तो आ रहा है, एल एन वी पी वर्सेज 1/t का जब कर्व बनाएंगे तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब डेल्टा एच वेपराइजेशन की बात करें तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए ध्यान देना मैंने कर्व कैसा बनाया हुआ, इस तरीके से स्लोप क्या बनाया है, माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर।
ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब मान लो किसी टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर क्या P1 है, तो क्या लिख सकते हैं ln P1 बाई माइनस डेल्टा एच बाई आर T1 प्लस के। T इज इक्वल टू T2 पे वेपर प्रेशर क्या होगा P2 ln P2 बाई, इस तरह से लिख सकते हैं। हम करेंगे क्या है ना, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा ln P2 माइनस ln P1 भाई क्या होगा माइनस डेल्टा एच आर T2 प्लस डेल्टा एच आर T1। इसको क्या लिख सकते हैं ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T1 माइनस T2। इसको ध्यान देना, आया भी था वहाँ पे, क्या आया था P2 नहीं आया था, वहाँ पे क्या था ln K इक्विलिब्रियम 2 डिवाइड बाई क्या होगा इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू क्या था डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। या तुम इस लॉग में भी लिख सकते हो, ln को किस में कन्वर्ट कर दिया लॉग में। तो यहाँ पर मैंने बताया भी, ये जो इक्वेशन है ध्यान देना, कोई भी इक्विलिब्रियम हो, कोई भी इक्विलिब्रियम ध्यान देना सबके लिए क्या वैलिड है। मतलब तुम P2 के जगह पे तुम Kc भी यूज कर सकते, Kc2 बाई Kc1 भी यूज कर सकते थे, Kp2 बाई Kp1 भी यूज कर सकते हैं, Vp2 बाई Vp1 भी यूज कर सकते हो। तो ध्यान देना ये सब Kc Kp तो हमारे कहाँ से टर्म है, केमिकल इक्विलिब्रियम से। वेपर प्रेशर टर्म हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन में जब आयनिक पढ़ेंगे ध्यान देना, तो वहाँ पे हम लोग ये सब भी हैं जो बेसिकली जब भी K और Kb डिफाइन होगा, ध्यान देना केमिकल इक्विलिब्रियम होगा तभी क्या होगा डिफाइन होगा। तो आयनिक में के के लिए भी लिख सकते हैं, के बी के लिए भी लिख सकते हैं, के एस पी के लिए भी लिख सकते हैं, के एच के लिए भी लिख सकते हैं, और के डब्ल्यू के लिए भी ध्यान देना इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ध्यान देना इस इक्वेशन को यूज करना था, इसलिए ध्यान देना मैंने डेल्टा एच वेपराइजेशन नहीं लिखा। केसी और केपी जब यूज करेंगे तो केवल डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन नहीं होगा। हाँ, जब वेपर प्रेशर यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ध्यान देना डेल्टा एच वेपराइजेशन हम लोग यूज करेंगे। तो क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन समझ में आ रहा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 82 लीटर एट 300 केल्विन, गिवन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इज 38 टावर। मतलब ध्यान देना तुम्हारे पास एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दिया 82 लीटर दिया हुआ है, और टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। और जो भी इसमें ध्यान देना, इसमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मतलब कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा टू सैचुरेट अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 82 लीटर। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी वेपर प्रेशर इसका दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ कितना 30 टॉर, तो तुम क्या करो इसको 1 एटीएम में कन्वर्ट कर दो। और वेपर प्रेशर ही क्या होता है हमारा पी मैक्स होता है, मतलब हमारे पास क्या प्रेशर पता है, और हम लोग क्या करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज कर लेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज कर लिया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज करके मैंने क्या किया मोल्स कैलकुलेट कर लिया, और मोल्स कितना 1/6 आया, मतलब मेरा वाटर आ गया। मतलब ध्यान देना मैं 3 ग्राम वाटर अगर उसमें डाल दूँ तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा सैचुरेट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि ये सैचुरेट वर्ड जो है वो क्या है। तो अब सिंपल तुम्हें 3 टर्म समझना है। एक टर्म होता है ध्यान देना अनसैचुरेटेड, एक टर्म होता है अनसैचुरेटेड, एक टर्म होता है ध्यान देना सैचुरेटेड, और एक टर्म होता है ध्यान देना सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेट मतलब थोड़ा सा तुम्हें समझ में आया होगा कि बस हो गया अब नहीं, ये मैक्सिमम था। सैचुरेट मतलब मैक्सिमम, अब ज्यादा नहीं। तो अब सैचुरेशन अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड समझना है, तो समझ लो कि मान लो मेरे पास क्या है 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम क्या ध्यान देना वाटर है, मैंने क्या लिया 100 ग्राम वाटर लिया, और मुझे पता है ध्यान देना 100 ग्राम वाटर में मैं मैक्सिमम ध्यान देना 20 ग्राम सॉल्ट ऐड कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है, मेरे पास 100 ग्राम वाटर है और मुझे पता है मैंने 20 ग्राम सॉल्ट ही ऐड कर सकता हूँ, 20 ग्राम सॉल्ट मैक्सिमम मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ध्यान देना मैं पहला केस ले रहा हूँ कि अगर मैंने 10 ग्राम ऐड किया, 10 ग्राम मैंने क्या किया सॉल्ट ऐड किया, 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया मतलब और मैं 10 ग्राम ऐड कर सकता हूँ। मतलब सॉल्यूशन कैसा है अनसैचुरेटेड है, सॉल्यूशन कैसा ध्यान देना अनसैचुरेटेड है, इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने ध्यान देना 20 ग्राम ऐड कर दिया, 20 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया, तो ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया ध्यान देना सॉल्यूशन क्या हो गया सैचुरेटेड हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया सैचुरेटेड हो गया। और किसी तरह मैंने ध्यान देना क्या किया 30 ग्राम ऐड कर दिया गर्म पानी करके, ध्यान देना नॉर्मल
वाटर समझ में आता है, नॉर्मल देना। वाटर क्या होता है, वाटर को अगर हम गर्म करेंगे तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो किसी टी टेम्परेचर पे ही मैं ध्यान देना ये सब कर रहा था। तो समझ में आ रहा है, टी टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर था, उसमें 20 ग्राम सॉल्ट ही हम लोग मैक्सिमम ऐड कर सकते थे। तो 20 ग्राम से मैं कम ऐड करता तो हर केस में सॉल्यूशन कैसा बनता, अनसैचुरेटेड। जब मैंने 20 ग्राम ऐड किया तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सैचुरेटेड। जब ध्यान देना मैंने 30 ग्राम ऐड किया तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। और तुम पूछ सकते हो कि सर अभी आपने बोला कि 20 ग्राम ही मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, तो ध्यान देना मैं टेम्परेचर टी पे बोला था। मैं क्या करूंगा, ध्यान देना थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, और टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी। सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी तो 30 ग्राम क्या कर सकता है, वो ऐड कर सकता है। फिर अगर तुमने टेम्परेचर टी पे लाओ कोई, तो अब 30 ग्राम ध्यान दो उसमें डिजोल्व नहीं होगा, फिर 10 ग्राम क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सॉल्यूशन सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब उसमें ध्यान देना वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस टेम्परेचर पे, ध्यान देना उस टेम्परेचर पे उसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जो क्वेश्चन दिया था उसमें ऑलरेडी क्या था, टेम्परेचर डिफाइन था। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सभी को समझ में आ रहा है। अगर इसको एक और एग्जांपल देखना चाहते हो तो तुम सोच सकते हो कि तुम ही खुद जा रहे हो, ध्यान देना मेस में खाने जा रहे हो, मेस में खाने जा रहे हो तो तुम मैक्सिमम कितना खा सकते हो, 3। तो जब तक ध्यान देना एक खाए हो तो भूख मिटती नहीं है, और खाते हो, फिर 2 खाओगे तभी भूख नहीं मिटेगा, और खाओगे। मतलब ध्यान देना 3 तक खाने के पहले तुम किस जोन में थे, अनसैचुरेटेड जोन में। जैसे 3 गए, कहाँ पहुंच गए, ध्यान देना सैचुरेटेड। जैसे 3 गया तुम्हारा भूख मिट गया, अब नहीं खा सकते हो। पर पता चला कि ध्यान देना मैस में जलेबी मिल रहा है, पता चला ध्यान देना कि मैस में क्या मिल रहा है, ध्यान देना जलेबी मिल रहा है, या तुम बोल सकते हो कि कुछ और, मतलब एक कुछ आइटम मिल रहा है, मतलब जो डिफरेंट हो। तो जलेबी हो गया या रसगुल्ला मिल रहा है, कुछ भी बोल सकते हो, पनीर का सब्जी एक्स्ट्रा मिल रहा है बोल सकते हो। तो तुम्हारा मन करेगा कुछ और खा लेते हैं, तो जो तुमने ध्यान देना पनीर का सब्जी तुम्हारे पास आया, जलेबी तुम्हारे पास आया, तुमने क्या किया, आधा रोटी और खा लिया। तो स्टेट कैसा हो जाएगा, ध्यान देना तुम्हारा सुपर सैचुरेटेड स्टेट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, जैसे कंडीशन तुम्हारा चेंज, तुमने अपना कंडीशन चेंज किया, वैसे मैंने क्या किया था वहां पे वाटर कंडीशन चेंज करके 30 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो ये समझ में आ रहा है, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो 3 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना वहां सैचुरेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे ध्यान देना, इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस इन द अबव बेसिन इनिशियली इवैक्यूएटेड, देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर विच विल बी वेपोराइज्ड। अब बोला जा रहा है कि उसको हटा दिया गया, उसमें क्या किया, 5 ग्राम वाटर डाल दिया। तो ध्यान देना 3 ग्राम जो वाटर डाला था वो और कुछ नहीं था, क्या था, वाटर वेपर था। क्या था, ध्यान देना वाटर वेपर था। तुमने पी इक्वल टू एनआरटी यूज किया हो तो अभी से बात क्या होगा, वेपर होगा। तो जब तुम 5 ग्राम डालोगे तो 3 ग्राम तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 ग्राम क्या होगा, लिक्विड में बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है, 5 ग्राम था एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, 3 ग्राम वाटर वेपर में होगा, 2 ग्राम क्या होगा, लिक्विड में। तो परसेंटेज ऑफ वाटर विल वेपराइज कितना होगा, 3/5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 60%। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट। कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट को ध्यान देना मैं बीपी बोलूंगा, और ड्यू पॉइंट को ध्यान देना क्या है, डीपी बोलूंगा। कभी कभी यूज कर लेता हूँ, ध्यान देना शॉर्ट फॉर्म, तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बबल पॉइंट। बबल पॉइंट ध्यान देना बेसिकली ऐसा पॉइंट जहां पे ध्यान देना लिक्विड, या ऐसा पॉइंट जहां पे ध्यान देना वेपर का फर्स्ट ड्रॉप बने। मतलब पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म, और एट पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज्ड। समझ में आ रहा है, तुम्हारे पास लिक्विड पड़ा हुआ है, ध्यान देना बबल पॉइंट किसको बोलोगे, ध्यान देना बबल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे लिक्विड का पहला ड्रॉप क्या होगा, वेपराइज्ड होगा, या लिक्विड का पहला, लिक्विड का ध्यान देना, लिक्विड की करस्पॉन्डिंग बोलोगे तो लिक्विड का पहला ड्रॉप क्या होगा, वेपराइज होगा। और वेपर करस्पॉन्डिंग बोलोगे तो ध्यान देना फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म। तो दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो तुम, लिक्विड के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो और वेपर के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। तो लिखा हुआ पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म, ये वेपर करस्पॉन्डिंग डिफाइन किया। और पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज वेपराइज, तो समझ में आ रहा है, उस पॉइंट पे ध्यान देना जहां पे लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपराइज होगा या वेपर का पहला ड्रॉप फॉर्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना बबल पॉइंट बोलेंगे। आज जब बबल पॉइंट की बात करेंगे तो ध्यान देना लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपराइज हुआ है,
तो वेपर तो एक ही ड्रॉप है, मैक्सिमम तो क्या लिक्विड है, मतलब लिक्विड तो हमारा मेजर में है और वेपर क्या है माइनर में है। और माइनर में कहने का मतलब क्या, नेग्लिजिबल है, एक वेपर एक लिक्विड एक ड्रॉप वेपर फॉर्म हुआ है। तो बबल पॉइंट समझ में आ रहा है, ध्यान देना, जहां पे लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपराइज हो या वेपर का पहला ड्रॉप फॉर्म हो। ये सभी को समझ में आ रहा। तो अब हम बात करते हैं, ध्यान देना, ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट पे ध्यान देना, ये पहला हुआ अब लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, लिक्विड करस्पॉन्डिंग बात करोगे तो वेपराइज्ड होगा। पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज वेपराइज और पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस। तो लिक्विड का थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज वेपराइज। अगर लिक्विड करस्पॉन्डिंग की बात करें, ध्यान देना, अगर पहला ड्रॉप वेपराइज होता है तो बबल पॉइंट, और लास्ट ड्रॉप वेपराइज होता है तो ध्यान देना ड्यू पॉइंट। अगर वेपर की करस्पॉन्डिंग की बात करोगे तो ध्यान देना, अगर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म होता है तो ध्यान देना क्या बोलते हो, ध्यान देना बबल पॉइंट। अगर लास्ट ड्रॉप वेपर फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। या तुम इस तरह से भी बोल सकते हो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस, क्योंकि ध्यान देना जैसे वो फॉर्म होगा उसके बाद तो क्या होगा, कंडेंस होगा। वही लिखा है, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज्ड और पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस। तो उस केस में ध्यान देना लास्ट ड्रॉप वेपराइज हो रहा है, मतलब लिक्विड तो है ही नहीं, क्या वेपर है, तो वेपर मेजर होगा और लिक्विड क्या होगा, माइनर होगा, जो कि नेग्लिजिबल होगा। तो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट में किसी को दिक्कत है? बबल पॉइंट समझ में आ रहा है, बबल पॉइंट जहां पे लिक्विड का पहला ड्रॉप क्या होगा, वेपराइज होगा, और ड्यू पॉइंट हमारे क्या है, लिक्विड का लास्ट ड्रॉप वेपराइज होगा। मतलब ध्यान देना, लिक्विड और वेपर क्या है, अब थोड़ा सा बात करें, लिक्विड और वेपर क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो अब हम बात करें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कब होगा। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, ध्यान देना, बबल पॉइंट के बाद और ड्यू पॉइंट के पहले, क्योंकि बबल पॉइंट के पहले तो लिक्विड है और ड्यू पॉइंट के बाद तो क्या, केवल वेपर है। मतलब इन दोनों के बीच में लिक्विड तो, इन दोनों के बीच में ध्यान रहा, लिक्विड और पेपर के बीच में इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है, वो कब है, बबल पॉइंट के बाद है और ड्यू पॉइंट के पहले। तो लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड पेपर एग्जिस्ट ओनली इन बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। बिफोर बबल पॉइंट ओनली लिक्विड, आफ्टर ड्यू पॉइंट ओनली वेपर। तो समझ में आ रहा है, लिक्विड और वेपर में बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट तो सभी को समझ में आ रहा है ना। अगर लिक्विड करस्पॉन्डिंग देखना है बस लिक्विड ही ध्यान रखो, फर्स्ट ड्रॉप होगा तो बबल पॉइंट, बस फर्स्ट ड्रॉप वेपराइज होगा तो बबल पॉइंट, लास्ट ड्रॉप वेपराइज होगा तो क्या होगा, ध्यान देना ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट पर ध्यान देना, मेजर क्या होता है लिक्विड, माइनर क्या होता है वेपर, और ड्यू पॉइंट पे मेजर क्या होता है वेपर और माइनर क्या होता है लिक्विड। मतलब बबल पॉइंट के पहले लिक्विड होता है और ड्यू पॉइंट के बाद वेपर होता है, और उनके बीच का जो पार्ट होता है उसमें ध्यान देना लिक्विड और वेपर दोनों होता है, तभी हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। तो ये समझ में आ रहा है। ध्यान देना, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, गैस से लिक्विड जा रहा है। अगर मैं गैस से लिक्विड जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन करना पड़ेगा। लिक्विड से वेपर जाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये सभी को समझ में आ रहा है। और गैस को लिक्विड, गैस से लिक्विड में ले जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर हाल में कंप्रेस करना ही पड़ेगा। और लिक्विड से वेपर में जा रहे हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड। तो जब गैस से लिक्विड जाओगे तो कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस करने में तुम प्रेशर क्या करोगे, बढ़ाओगे, और प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लिक्विड से वेपर जाओगे तुम क्या करोगे, एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशन करोगे मतलब क्या करोगे, प्रेशर को कम करोगे और वॉल्यूम अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है, जब गैस से लिक्विड जाएंगे तो कंप्रेस करना पड़ेगा, और लिक्विड से वेपर जाएंगे तो हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। कंप्रेस कैसे करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और एक्सपेंड कैसे करेंगे, ध्यान देना, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बबल पॉइंट, ध्यान देना, डी पॉइंट अगर थोड़ा और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग ध्यान देना, ये डायग्राम देखो और फिर इसको समझने की कोशिश करो कि क्या है। जैसे मैंने ध्यान देना एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया है, और ये मेरा क्या, ध्यान देना, ये पिस्टन है। ये ध्यान देना, ये जो बनाया हुआ ये पिस्टन है, ये क्या है, ध्यान देना पिस्टन है। तो ध्यान देना मैंने टेम्परेचर टी लिया, और ऊपर पूरा एकदम दबा के भरा हुआ है, ध्यान देना लिक्विड पूरा का पूरा एकदम दबा के भरा हुआ है, मतलब कंप्लीटली लिक्विड है। और लिक्विड कौन सा, वाटर है। और मैंने बताया था जितने भी लिक्विड्स होते हैं उसके टी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। मतलब इसका वेपर प्रेशर कितना है, 0.48 ये मैंने मान लिया। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ कि लिक्विड को क्या करना, वेपर में कन्वर्ट करना। हमने तो बबल पॉइंट डी पॉइंट में तो यही किया था। बबल पॉइंट में तुमने क्या लिया था, लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपराइज हुआ था, और डी पॉइंट पे ध्यान देना
लास्ट ड्रॉप क्या हुआ था, वेपराइज हुआ था। मतलब हमें लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना, वेपर में कन्वर्ट करना। मतलब लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना, पिस्टन रेजेस। तो पिस्टन ध्यान देना मैंने रेज किया, पिस्टन रेज किया, ध्यान देना। तो लिक्विड का पहला ड्रॉप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे शो कर रहा है, पहला लिक्विड ड्रॉप क्या हुआ, फॉर्म हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर, सॉरी लिक्विड का ध्यान देना, पहले वेपर का पहला, लिक्विड बोल रखा, वेपर का पहला ड्रॉप क्या हुआ, ध्यान देना, फॉर्म हो गया। तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, बबल पॉइंट। तो ध्यान देना, इसका मैंने जो लिक्विड का जो वेपर फॉर्म हुआ उसका वॉल्यूम मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे V1 मान लिया। तो यहाँ पे आराम से PV इजिकल टू NRT यूज कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, PV1 इजिकल टू क्या होगा, N1RT। अब प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करेंगे मतलब मेरे पास लिक्विड भी था और वेपर भी था, और लिक्विड और वेपर दोनों में क्या आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। और लिक्विड और वेपर जब भी इक्विलिब्रियम हो आएंगे, ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे क्या डिफाइन हो, केवल वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर तो हमें ऑलरेडी पता है 0.4। तो हमने क्या किया, इसको यूज करके क्या करेंगे, हमने N1 निकाल देंगे। ध्यान देना, मैंने पिस्टन को थोड़ा और रेज किया। तो समझ में आ रहा है, दूसरा पॉइंट में ध्यान देना, दूसरे वाला जो डायग्राम है, दूसरे में मैंने क्या किया, फर्स्ट लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया, वेपर में। मतलब ध्यान देना, पहला वेपर फॉर्म हुआ है, और जैसे ही पहला वेपर फॉर्म होगा, लिक्विड और वेपर में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब वहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.4 atm हो जाएगा। तो PV इक्वल टू NRT हम लोग यूज कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से N1 निकाल सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, बबल पॉइंट बोलते हैं। अब मैंने पिस्टन को थोड़ा सा और बढ़ाया, पिस्टन को भी और बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस बात, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो सफिशिएंट अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पे वेपर कन्वर्ट हो चुका है, उसका वॉल्यूम मैंने V2 लिया, क्योंकि ध्यान उसका वॉल्यूम तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो PV2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2R2। प्रेशर ध्यान, लिक्विड और वेपर अभी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो प्रेशर क्या यूज करेंगे, 0.4 V2 N2R2। समझ में आ गया। अब N2 हर N1 है, तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, वेपर की बात कर रहे हैं, तो N2 का मोल्स क्या होगा, ज्यादा होगा N1 से, क्योंकि पहले तो क्या है, एक ही वेपर फॉर्म हुआ है। दूसरे में तो क्या, बहुत सारे वेपर फॉर्म हुए, बहुत सारे वेपर फॉर्म हुए, तो क्या होगा, उनका मोल्स भी तो क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर ध्यान देना, मैंने पिस्टन को क्या किया, रेज किया। पिस्टन को रेज किया, ध्यान देना, तो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या होना है, वेपराइज होने वाला है। मतलब एक, ध्यान देना, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या होगा, रिमेन्स है, बाकी पूरा का पूरा वेपर फॉर्म हो गया। मतलब ना, एक लिक्विड तो है और एक वेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ही डिफाइन होगा, और वॉल्यूम क्या क्या है, V3। तो PV3 इज इक्वल टू क्या, N3RT। 0.4 ही हम लोग प्रेशर यूज कर रहे हैं, N3 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N1। ये समझ में आ रहा है। अब पिस्टन को ध्यान देना, मैंने और बढ़ा दिया, पिस्टन को और बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस बात, जो एक लिक्विड बचा था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, ध्यान देना, वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर में कन्वर्ट हो गया मतलब, और यहाँ पे ध्यान देना, कोई लिक्विड नहीं है। मतलब क्या लिखा हुआ, नो इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, अब केवल वेपर है तो क्या होगा, बॉयल्स लॉ डिफाइन होगा। और क्या यूज करेंगे हम लोग, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो समझ में आ रहा है। इस पे थोड़ा सा एक बार और पीछे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो फर्स्ट ड्रॉप की बात करो, ध्यान देना, तो ये BP है, BP के पहले क्या है, केवल लिक्विड है। BP के पहले क्या, ध्यान देना, लिक्विड है। BP के बाद ध्यान देना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या डिफाइन हो गया, ध्यान देना, सॉरी गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे इसके पहले तक ध्यान देना क्या है, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, ये मेरा BP है, ये मेरा BP है। BP के पहले पूरा लिक्विड है, ये BP है, यहाँ पेपर प्रेशर डिफाइन होगा। BP के बीच में और BP और DP के बीच में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात, इक्विलिब्रियम होगा, तो वहाँ वेपर प्रेशर डिफाइन होगा। यहाँ भी डिफाइन हो रहा है, यहाँ भी डिफाइन हो रहा है, और यहाँ भी डिफाइन हो रहा है। आफ्टर DP बात करें, तो आफ्टर DP क्या होगा, केवल वेपर बचा, और वेपर बचा तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं होगा, क्या डिफाइन होगा, बॉयल्स लॉ डिफाइन होगा। तो ये समझ में आ रहा है। अब हम बात करें ग्राफिकल एनालिसिस। तो फर्स्ट है ओनली फॉर वेपर, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P और V कौन सा हमें, ये हमारे यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, बॉयल्स लॉ डिफाइन होगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। जो हमने कर्व बनाया था, ध्यान देना, हमने जो पढ़ा है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया, वेपर में। फ्रॉम लिक्विड टू वेपर लिखा हुआ, T कांस्टेंट। तो फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ध्यान देना, तो इनिशियली तो वेपर प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। वो तो चौथे डायग्राम में क्या हुआ, वेपर प्रेशर चेंज होना स्टार्ट हुआ। मतलब BP से लेके DP तक, BP से लेके, ध्यान देना, लिक्विड का ध्यान देना, ये वेपर, लिक्विड का प्रेशर डिफाइन होता है, वेपर प्रेशर, वेपर का ध्यान देना,
प्रेशर डिफाइन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट ड्रॉप वेपर फॉर्म हुआ वहीं तो प्रेशर डिफाइन होगा, तो वो हमारा क्या है, बीपी है। और लास्ट ड्रॉप वेपर फॉर्म हुआ वो हमारा क्या, डीपी है। बीपी से लेकर डीपी तक प्रेशर क्या होगा, ध्यान देना, कांस्टेंट। फिर ध्यान देना आफ्टर डीपी तो क्या हो गया, केवल वेपर है। और किसको फॉलो करना करेगा, बॉयज लॉ को फॉलो करेगा, मतलब कर कैसा हो, कुछ इस तरीके का। तो समझ में आ रहा है, फ्रॉम लिक्विड टू पेपर बनाओगे तो ऐसे, और ओनली पेपर बनाओगे तो ऐसे। एक क्वेश्चन ध्यान देना, वेपर लिखा हुआ, वेपर लिखा हुआ है, ध्यान देना, उसका प्रेशर दिया 700 टॉर और 5 लीटर, V इजिकल टू 5 लीटर दिया है, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक 20 लीटर में, पूछ रहा प्रेशर कितना होगा। तो ध्यान देना तुमने किसको ट्रांसफर किया, वेपर को ट्रांसफर किया। और वेपर पे कौन सा लॉ लग सकता है, ध्यान देना, बॉयज लॉ यूज कर सकते हैं, बॉयज लॉ यूज कर सकते हो, मतलब क्या यूज कर सकते हैं, P1 V1 इजिकल टू P2 V2। तो सॉल्यूशन में समझ में आ रहा है, देयर इज ओनली वेपर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम 5 लीटर कंटेनर टू 20 लीटर कंटेनर। इन दिस केस वी कैन यूज बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2V2, और हम क्या कर सकते हैं, आराम से दूसरे कंटेनर में प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, किसी टेम्परेचर T पे लिक्विड है और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ कंटेनर का, 10 लीटर दिया, और वेपर प्रेशर ध्यान देना 300। ध्यान देना लिक्विड दिया और वेपर प्रेशर दिया है, मतलब ध्यान देना ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, उनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा। इसको ट्रांसफर किया कि ध्यान देना 5 लीटर कंटेनर में। अब लिक्विड है, ध्यान देना, और वेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर कहीं भी ट्रांसफर करो वो चेंज नहीं होने वाला है। मतलब क्या होगा, प्रेशर कितना होगा, वहाँ 300 टॉर है तो यहाँ भी क्या होगा, 300 टॉर होगा। समझ में आ रहा, अगर केवल वेपर होता तो क्या होता, ध्यान देना, वॉल्यूम चेंज करते तो प्रेशर में चेंज आता। अगर वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम होगा, मतलब वहाँ पे क्या डिफाइन होगा, केवल वेपर प्रेशर, और ध्यान देना फिर वॉल्यूम चेंज करो कितना भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना, N2 प्लस वाटर है, वेपर प्रेशर 15 लीटर, सॉरी वॉल्यूम 15 लीटर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर 780 टॉर दिया हुआ है, सॉरी गड़बड़ हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गया। N2 प्लस वाटर एक कंटेनर में है, जिस कंटेनर का वॉल्यूम कितना 15 लीटर है, टोटल प्रेशर 780 टॉर दिया, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया 50 टॉर। उसको ट्रांसफर किया जा रहा है 5 लीटर में, और पूछा जा रहा है कि उसका प्रेशर कितना है। तो अब N2 प्लस वाटर है, तो वाटर के लिए तो क्या डिफाइन होगा, वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो वाटर का वेपर प्रेशर ध्यान रखना, जब तक टेम्परेचर चेंज ना करो वो तो चेंज नहीं होने वाला है। पर N2 एक गैस है, N2 एक गैस है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर क्या होगा, बॉयल्स लॉ यूज होगा। तो यहाँ पे लिखा 5 लीटर कंटेनर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 50 टॉर। फॉर N2 गैस वी यूज बॉयल्स लॉ, P1V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2V2। अब P1 तुम्हें निकालना पड़ेगा, टोटल प्रेशर 780 टॉर है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है 50 है, मतलब क्या करोगे 780 में से 50 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 730। तो P1 पता है, V1 पता है, और ध्यान देना V2 भी पता है, तो क्या करो तुम P2 फाइंड कर लो। और जब टोटल यहाँ बोलोगे तो टोटल किसके कारण होगा, N2 के कारण भी होगा और वाटर के कारण भी होगा, तुम दोनों क्या करो ऐड कर दो। ये समझ में आ रहा है सभी को, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत, मतलब किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये था, ध्यान देना, तुम्हारा वेपर प्रेशर का बेसिकली नॉर्मल कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता था, ध्यान देना मैंने पूरा का पूरा वेपर प्रेशर का बता दिया, बबल पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में क्या होता है, ध्यान देना लिक्विड और वेपर में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। पर एक्चुअली में ध्यान देना टॉपिक का नाम क्या, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियस से बात है हम लोग हमेशा केवल सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिड ऐड भी करना पड़ेगा। जब सॉलिड ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान देना सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में ध्यान देना केस 1 की बात करते हैं। अब सॉल्यूशन में ध्यान देना, अब हमारे पास सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट हमें पता है वोलेटाइल है। अब मैं उससे सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉलिड ऐड करना पड़ेगा। अब जब सॉलिड ऐड करूंगा तो मेरे पास दो केस बन सकते हैं, सॉलिड वोलेटाइल भी हो सकता है और सॉलिड नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। इसलिए ध्यान देना, इसका मैंने दो केस बनाया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ध्यान देना वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या ऐड करने हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउट्स लॉ भी तुम लोग पढ़ रहे होगे या पढ़ोगे, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होगा। तो समझ में आ रहा, केस फर्स्ट है जहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने जा रहे हैं, ध्यान देना एक वोलेटाइल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, ध्यान देना वोलेटाइल ही होगा। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, सॉलिड होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब देखना सॉल्यूशन टर्म में जो बी होता है ना, पार्टिकुलरली सॉलिड के लिए डिफाइन होता है, और ए जो होता है वो सॉल्वेंट के लिए। ऑलरेडी मैंने ए का यूज कर रखा है। और वेपर प्रेशर में ध्यान देना प्योर लिक्विड ऑफ ए ही बोला था, प्योर लिक्विड ऑफ ए, वहां पे लिक्विड जो होता है वही पहले इनिशियली में वेपर प्रेशर डिफाइन किसके किया था, सॉल्वेंट के लिए।
मैं सॉल्वेंट के लिए पहले ए यूज कर चुका हूँ, तो ध्यान रखना आगे चल के जो भी लिक्विड सॉल्यूशन के क्वेश्चन है, ध्यान देना ए हम लोग डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग ए यूज करते हैं, और सॉलिड को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके नेचर्स के बारे में। तो नेचर की बात करते हैं, तो बी जो है नॉन वोलेटाइल है, ए वोलेटाइल है। फिजिकल स्टेट की बात करोगे तो ये सॉलिड होगा, नॉन वोलेटाइल तो ऑब्वियस बात अभी पढ़ा सॉलिड ही होना चाहिए, और वोलेटाइल होगा तो ऑब्वियस बात क्या होना चाहिए, लिक्विड। लिक्विड वोलेटाइल होता है। वेपर प्रेशर की बात करोगे तो वो नॉन वोलेटाइल तो जीरो होगा, और इसका क्या होगा ध्यान देना, वेपर प्रेशर पी नॉट ए होगा, और ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ध्यान रखना। सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, गिवन होता है। मोल्स की बात करोगे तो एन बी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ एन बी क्या होगा, मास ऑफ बी डिवाइड बाई क्या होगा, मोलर मास ऑफ बी। एन बी कैलकुलेट कर सकते हो, मास ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए। नॉर्मली क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, ध्यान देना, सॉलिड और सॉल्वेंट का मास गिवन होता है। तो हम लोग मोल्स आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जब हम लोग सॉलिड नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे तो होगा क्या, है ना, होगा क्या। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब मैंने एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर लिया हुआ, उसमें एक सॉल्वेंट ए डाला हुआ। सॉल्वेंट ए डाला हुआ तो ऑब्वियसली बात है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, वेपर फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे जो वेपर फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट है। और पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। वेपर प्रेशर ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है, या तुम बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, या प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए भी बोल सकते हो। अब मैंने क्या किया, ध्यान देना, इसमें बी ऐड किया। बी क्या, ध्यान देना, नॉन वोलेटाइल है। जब मैं बी को ऐड किया था तो ए कितने थे, यहाँ पे सरफेस सभी थे। जब बी ऐड करूंगा तो ध्यान देना बी भी तो क्या होगा, सरफेस पे आएगा। तो ए क्या होगा, कम हो गया था। ए इधर थोड़ा सा, अगर मैं एग्जैक्ट तो नहीं होता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। यहाँ पे ए देख लो कितने हैं, 6 है, पर यहाँ पे कितने हैं, 4 है। यहाँ पे कितने, 4 है। तो ध्यान देना, वोलेटाइल नेचर तो अभी भी क्या, ए क्या है, बी जो आया वो सरफेस पे आ गया, ए और ए के बीच में, तो बी अपना जगह बनाएगा और वहां पे बैठ जाएगा। तो अब क्या, ध्यान देना, ये सॉल्वेंट का ए का वेपर प्रेशर पी नॉट था। अब सॉल्यूशन ए प्लस बी बना है, यहाँ भी वेपर प्रेशर होगा, यहाँ भी वेपर प्रेशर होगा। ध्यान देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीए। पीए मर क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन की बात है कि ध्यान देना, पीए और पी नॉट ए में, पीए हो गया और ध्यान देना पी नॉट ए में कौन बड़ा है। तो तुम देखो यहाँ पे 6 ए के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वेपराइज कर रहे थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, 4 में कन्वर्ट हो गए। मतलब ध्यान देना, जो जिनका वोलेटाइल नेचर था, जो पेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, उनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। उनका नंबर कम हो गया तो ऑब्वियस वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। मतलब पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए। तो समझ में आ रहा है, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, पी ए। मतलब कहने का मतलब, ध्यान देना, अगर किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे तो वहां से जो वेपर प्रेशर आने वाला है वो हमेशा क्या होगा, ध्यान देना, प्योर वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। कम होने का मेन रीजन है, जो सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स थे, अब वो बी आएगा तो ए को कोई ना कोई ए को नीचे डाल देगा और बी सरफेस पे आ जाएगा। बी सरफेस पे तो आ जाएगा, पर वो ध्यान देना कभी वेपराइज नहीं हुआ, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो ध्यान देना, वो साइड को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। साइड को ब्लॉक कर दिया मतलब वहां से मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो पी नॉट ए है, ध्यान देना, वो गिवन होता है, और यहाँ पे पी ए मैंने लिखा भी होगा, हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन के लिए ध्यान देना क्या डिफाइन हुआ, पीए डिफाइन किया। पीए हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन देना। पी नॉट ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, और पीए रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, या तुम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग अपने स्टार्ट करते, ध्यान देना, राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले मैं यही देख लेता हूँ, ध्यान देना, यहीं भी बता रहा हूँ कि जब ये सॉल्यूशन था, तुम देखो ये सॉल्यूशन है। राउट्स लॉ बोलता है बेसिकली, ध्यान देना, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब, कहने का मतलब, मोल फ्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तुम यही सोचो, ध्यान देना, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या, पी है। अगर मैं बी को हटा के किस में कन्वर्ट कर दिया, ए में कन्वर्ट कर दिया, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्यों, क्योंकि ध्यान देना, ए मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ए मॉलिक्यूल ज्यादा होगा मतलब मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ गया। मतलब इसको भी कन्वर्ट कर दिया बी को ए में, तो मोल फ्रैक्शन और बढ़ेगा, फिर वेपर प्रेशर बढ़ गया, मोल फ्रैक्शन और बढ़ेगा, फिर वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नॉर्मली ध्यान देना,
जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है या वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन है वो किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जिनके मोल जितने ही ज्यादा होंगे वेपर प्रेशर भी क्या होगा उतना ही ज्यादा। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि वाटर है और तुमने क्या किया, सॉलिड ऐड किया, तो वाटर का अमाउंट जितना ही ज्यादा होगा, वाटर का अमाउंट जितना ही ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। अगर सॉलिड हम जो जितना ही ऐड करते जाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा। वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, जब तुम सॉलिड ऐड करोगे सॉलिड का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम ही होगा। क्योंकि ध्यान देना वेपर प्रेशर डिफाइन बी के करस्पॉन्डिंग नहीं हो रहा है, बी तो नॉन वोलेटाइल है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्योरली ए पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम बातें राउट्स लॉ पे। राउट्स लॉ क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, ध्यान देना मैं सॉल्वेंट बार बार बोल रहा था क्योंकि ध्यान देना वही हमारा क्या वोलेटाइल कंपोनेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, अगर मोल फ्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा वेपर प्रेशर भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। किसका ध्यान देना, किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग non-volatile solid is only because of solvent and it is directly proportional to the mole fraction of solvent in the solution। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट। जब तुमने नॉन वोलेटाइल डाला और वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है तो वेपर प्रेशर किसके कारण होगा, केवल सॉल्वेंट के कारण ही होगा। और वो वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा प्योर से कम होगा। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने को हम क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू के इंटू एक्स है। अब देना पी ए इज इक्वल टू क्या है, के इंटू एक्स है। ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में ध्यान देना ये वाई है और ये क्या है, एक्स है। अगर ध्यान देना मुझे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पता चल जाए, मतलब मुझे पी ए पता चल जाएगा और एक्स ही पता चल जाएगा, तो आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, के की वैल्यू निकाल सकता हूँ। के की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो लिखा वैन एक्स इक्वल टू वन, वैन एक्स इक्वल टू वन। अब तुम सॉल्यूशन में आओ, पहले क्या था 6a था तो तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इधर एक बार और आ जाते हैं। 6a था ध्यान देना, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना, मोल फ्रैक्शन तो ऑलरेडी डिफाइन नहीं होगा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन बना नहीं है। यहाँ पे ए है, ध्यान देना 4a है और 3b है, तो मोल फ्रैक्शन क्या ए का ज्यादा है। तो ध्यान देना अगर मैं b को a से रिप्लेस करता हूँ, इसको भी a से बना दूं, इसको भी a से बना दूं और इसको भी a से बना दूं, तीनों b को मैंने a से रिप्लेस कर दिया, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, केवल a होगा। और a होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन a हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन प्योरली कैसे में कन्वर्ट हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। मतलब उस केस में हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ध्यान देना हमने यहाँ तक तो पहुंच चुके थे, P इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, ध्यान देना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर वन होगा तो P इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट है। तो हम लोग यहाँ से K निकाल लिया, पी नॉट है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट है एक्स है। P इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट है एक्स है। ये तुम्हारा ध्यान देना फॉर्मूला नंबर 1 है। पहले तो ध्यान देना पहले 11th वाले फॉर्मूले थे, ये एक्चुअली में ध्यान देना लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मूला नंबर 1 है। आगे ध्यान देना, आगे मैं जितने भी क्वेश्चन जितने भी तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ सब में 3-3 का ध्यान देना फॉर्मूला सेट करके आएगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है, पी इज इक्वल टू क्या, पी नॉट है एक्स है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1 होता है तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। पी ए इजिकल टू क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। पी ए इजिकल टू क्या, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी। इसको तुम क्या करो, इधर ला दो, इसको क्या करो, इधर ला दो। मतलब क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए इजिकल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए एक्स बी। पी नॉट ए माइनस पी ए इजिकल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स बी। ये समझ में आ रहा है। पी नॉट ए माइनस पी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहने का मतलब था ना, इनिशियली प्रेशर कितना था, पी नॉट ए। जब तूने सॉलिड ऐड किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, पीए में। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया तुम्हारा, 2 हो गया। अब ध्यान देना तुम क्या करो, पी नॉट ए को तुम नीचे ला दो, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इजिकल टू क्या होगा, एक्स बी। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव किस करस्पॉन्डिंग लेंगे, तो ऑब्वियस ओरिजिनल करस्पॉन्डिंग लेंगे, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, एक्स बी। तो ये पॉइंट तीनों फॉर्मूला समझ में आ रहा है, पी ए इजिकल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए। फिर एक फॉर्मूला आया था पी नॉट ए माइनस पी ए इजिकल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स बी। पी नॉट ए माइनस पी ए को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और फिर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इजिकल टू क्या, एक्स बी। दोनों क्या यूज करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब है क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा पी नॉट ए गिवन होता है,
हमेशा क्या होता है ध्यान देना, पी नॉट ए गिवन होता है। तो अगर ध्यान देना जब पी ए देगा तो एक्स भी पूछेगा, जब एक्स भी देगा तो पी ए पूछेगा। तो समझ में आ रहा, पी ए भी पूछ सकता है, एक्स भी पूछ सकता है। या तुम यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो, पी ए भी निकाल सकते हो। तो पी ए ध्यान, पी ए देख के एक्स भी पूछ सकता है, या एक्स भी देख के ध्यान देना पी ए पूछ सकता है, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी पूछ सकता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी पूछ सकता है। ध्यान देना, जब भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे, हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करना। तो ये समझ में आ रहा है। अब मैंने थोड़ा सा ध्यान देना, जो 3 फॉर्मूले थे, इन 3 फॉर्मूले में थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा डिजाइन करने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि कभी कभी ध्यान देना फॉर्मूला जो है ना, वो फॉर्मूला है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन कहने का मतलब ध्यान देना, जैसे इसी फॉर्मूले में मोलर मास ऑफ बी पूछ दे, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, इस फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। या सिंपली पूछ सकता है मास ऑफ सॉलिड पूछ दे, मतलब इसमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन पड़ जाता है। इसलिए मैं ध्यान देना इसको थोड़ा सा डिफाइन, थोड़ा सा और डिफरेंट वे में, या थोड़ा सा तुम बोल सकते हो कि इसका और डेरिवेशन, मतलब डेराइव वर्जन में यूज करने करने वाला हूँ। तो पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी डिवाइड बाई क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। मैंने क्या किया, उसको दोनों को इन्वर्ट कर दिया, तो पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी ए एन ए प्लस एन बी डिवाइड एन बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर मैंने एक इधर माइनस भी कर दिया, एक इधर भी माइनस कर दिया, दोनों तरफ माइनस कर दिया। दोनों तरफ माइनस किया तो ध्यान देना, जब सॉल्व किया तो पी नॉट ए कैंसिल हो गया, एन बी कैंसिल हो गया, मतलब पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी, मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए। फिर क्या क्या इन्वर्ट कर दिया, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। मैं बोलूँगा ध्यान देना, जब भी वो मास ऑफ सॉलिड पूछे या मास ऑफ सॉल्वेंट पूछे, मोलर मास ऑफ सॉलिड पूछे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पूछे, तुम ध्यान देना इस फॉर्मूले का यूज करना, इस फॉर्मूले से जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तुम एक्स बी वाला फॉर्मूला यूज मत करना। पी नॉट थोड़ा सा ध्यान रखना, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी होता है। और एक फॉर्मूला होता है जब ए नीचे ना आके क्या आता है, पी नॉट ए नीचे ना आके पी आ जाता है, मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू क्या, एन बी बाई एन ए। थोड़ा सा ध्यान देना, इस फॉर्मूले को मैं और थोड़ा सा, अभी तो इस मोल्स में दिया हुआ है, मोल्स के रेशियो में दिया, मैंने इसको ध्यान देना मोलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी, अगर मोलिटी पूछे ध्यान देना, एन बी को तो वैसे लिख दिया, एन ओ क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बाई एम ए लिख दिया, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एम ए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एम ए नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एम ए से एम ए क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, एन बी बाई डब्ल्यू इंटू 1000 किस में कन्वर्ट हो गया, मोलिटी में। तो बचा क्या, नीचे 1000 बचा और ऊपर एम ए, मतलब ये। अगर मोलिटी पूछे ध्यान देना, तुम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इनफैक्ट ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें मोलिटी पूछा जाएगा। तो ये ध्यान देना, 2 फॉर्मूले डेराइव वर्जन, बेसिकली यही फॉर्मूले तुम्हें बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं। वो जो 3 फॉर्मूले बताया था, अगर ध्यान देना वो डायरेक्टली एक्स भी पूछता है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछेगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछेगा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देंगे। पी इज इक्वल टू ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ध्यान कंसंट्रेशन टर्म में घुसने की कोशिश करेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक तो ये, अगर मोलिटी पूछ दिया तो हम एक ये यूज करेंगे। अब ग्राफ की बात करते हैं, ध्यान देना। तो ग्राफ पे ध्यान देना, इसका ग्राफ ध्यान देना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी तक हम लोग ग्राफ कैसे बनाते थे, इस तरीके का बनाते थे, पर ये ध्यान देना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या है, ध्यान देना ऐसे हम लोग बनाते हैं इधर, क्योंकि ध्यान देना हमें 2 टर्म यूज करना पड़ता है। वहाँ पे क्या है, नीचे हम लोग जब बनाते थे केवल एक्स बनाते थे और एक ही टर्म यूज करते थे, चाहे टाइम हो चाहे कुछ भी हो, एक ही टर्म यूज करते थे। पर यहाँ पे 2 कॉम्पोनेंट है, तो नीचे हम लोग क्या यूज करते हैं, ध्यान देना मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं। मतलब एक्स यहाँ 0 है तो एक्स भी 1 होगा, यहाँ एक्स से 1 होगा तो एक्स भी यहाँ पे 0 होगा। वेव प्रेशर यहाँ पे पी ए है, ग्राफ है, पी ए इजिकल टू क्या, पी नॉट ए एक्स है, पी ए तो वाई और एक्स है, तो वाई इजिकल टू क्या, एम एक्स। तो तुम भी देख लो, एक्स इज इक्वल टू 1 होगा तो पी ए की वैल्यू क्या होगा, पी नॉट है, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया। ध्यान देना, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो पी ए की वैल्यू क्या होगा, एक यहाँ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन बना दिया। एक ग्राफ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ग्राफ ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, एक्स बी 1 लिखा था और एक्स बी 0 लिखा था, जो कि एक्स बी यहाँ 0 होगा और 1 होगा। एक्स बी के करस्पॉन्डिंग बनाया, तो एक्स बी करस्पॉन्डिंग ध्यान देना, एक्स बी की वैल्यू 0 होगी तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मतलब पी नॉट इधर आ जाएगा और ऐसा आएगा। मतलब है क्या, ग्राफ तो सेम ही है, पर है क्या, जब तुम
ए की करस्पॉन्डिंग बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव आता है, और जब बी करस्पॉन्डिंग बना तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ये हो जाएगा। जैसे एक ध्यान देना, एक क्वेश्चन कराया है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान देना, इसमें हमेशा सॉलिड सॉल्वेंट पूरा दिया रहता है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर। ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दैट टेम्परेचर इज 3000 mmHg। देन कैलकुलेट। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें दिए हुए हैं। तो 30 ग्राम ऑफ यूरिया, तो तुम क्या करो, सबसे पहले मोल्स निकाल लो। 30/60 1/2। एन दिया हुआ है, मोल 45/18 कितना होगा, 2.5। मतलब हम तुरंत क्या निकालेंगे, एक्स से निकाल लेंगे और एक्स भी निकाल लेंगे। अब पूछा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पी नॉट एक्स। अभी ध्यान देना, एक्स से निकाला था और पी नॉट दिया था, निकाल लिया। लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट पहले से पता था, पी ए तुमने निकाल लिया, कितना होगा 50। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उस किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी निकाला था। मोलिटी, मैंने ये सब कर दिया। फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ये ऑलरेडी तुम्हें इतना सब पता था, ऑलरेडी दिया था ना, मोल वेट के टर्म में दिया था। तो यहाँ तुमने मोल्स ऑफ सॉलिड निकाल ली, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 तुमने क्या किया, मोलिटी कैलकुलेट कर लिया। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा तो डाउट पूछ लेना। नेक्स्ट पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी एडेड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20। समझ में आ रहा? वेपर प्रेशर इस पर दिया नहीं है, पूछा जा रहा है कि कितना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। तो ध्यान देना, मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना, पी नॉट है, रिड्यूस होकर इसमें कन्वर्ट होगा 0.8 पी है। तो पी नॉट ए बाई पी ए डिवाइड बाई क्या होगा, पी ए। अब ध्यान देना, इसमें क्या बोला है कि कितना ग्राम वाटर ग्लूकोज ऐड करोगे, कितना ग्राम ग्लूकोज ऐड करोगे। ग्लूकोज मेरे क्या सॉलिड, तो मैंने बताया था सॉलिड जब भी है, सॉलिड या सॉल्वेंट का जब भी मास पूछा जाए, तुम फॉर्मूले का यूज मत करना, जो डिराइव किया मैंने उस फॉर्मूले का यूज करना। तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी बाई एन ए। फॉर्मूला यूज करो, तो तुमने क्या किया, फॉर्मूला यूज करके पी नॉट ए 0, पी नॉट तो वही है, पी ए 0.8 है और 0.8 है, पी एस पी नॉट है, तो ऊपर 0.2 पी नॉट है, 0.8 पी 1/4 होगा, 1/4 होगा। वेट ऑफ ग्लूकोज होगा बाई 180, 1/T। इसको सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है, 450। इसको आराम से फॉर्मूला है, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व इन 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट दैट टेम्परेचर 200 mm of Hg and vapor pressure of solution is this, then calculate molar mass of solid। आपके धंधरा नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो ऐड किया हुआ है उसका मोलर मास नहीं दिया हुआ है, तो फिर मैं बोलूंगा सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर घुस गया। ध्यान देना, मास पूछे चाहे मोलर मास पूछे, जो डेराइव वर्जन है उसी को यूज करना है। तो डेराइव वर्जन का फॉर्मूला क्या करें, यूज कर लेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी इक्वल टू क्या होगा, एन बी बाई एन ए। फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्यान देना, 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉलिड। मोलर मास ऑफ सॉलिड ध्यान देना, फिर से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, हो जाएगा ये हो जाएगा सभी से हो जाएगा। ध्यान देना, तो चलो ये हमारा अब तक का लेक्चर था, आगे अब है नहीं। तो ये तुम्हारा ध्यान देना पूरा का पूरा केस फर्स्ट था, पूरा तो केस फर्स्ट नहीं, अभी इसमें केस फर्स्ट में और कुछ भी आएगा। तो ये तुम्हारा लेक्चर था। थैंक यू।